हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस की यूट्यूब चैनल पे। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ मैनक्यू सीरीज के साथ। जी हाँ, मैनक्यू सीरीज जो हम कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की किताब जो मैनक्यू ने लिखी है, वो किताब के जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं, चैप्टर के जो प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं काफी दिनों से। तकरीबन 30 वीडियोस बन चुका है, ये शायद 30th वीडियो है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार नंबर। 30th वीडियो, जी हाँ, हम लोग चैप्टर 14 पे हैं और ये 30th वीडियो है, यानी कि ऑन एन एवरेज 2 वीडियो पर चैप्टर पे है। चैप्टर 14 का ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। दिस इज पार्ट 3 फ्रॉम चैप्टर 14, दैट इज फर्म्स इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। जैसे कि मैंने कहा था कि इस वीडियो में 3 पार्ट्स होंगे। 2 पार्ट्स मैं लेके आया था, मुझे लगा कि एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देना चाहिए, इसलिए तीसरा पार्ट भी मैं लेके आ चुका हूँ। थर्ड पार्ट है, इसमें एक ही क्वेश्चन रहेगा, छोटा वीडियो होगा। मैं वीडियो को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर 14 के जो वीडियो है वो काफ़ी लंबे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है ये, ठीक है। तो चैप्टर 14 का थर्ड पार्ट है ये। 6th एडिशन की किताब है, जैसा कि आप जानते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपके पास इससे पुरानी या इससे कोई नई लेटेस्ट वर्जन है तो उसको लेके बैठें। और अगर आपके पास किताब नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन को बकायदे यहाँ लिख दिया है, आपके लिए आसान होगा। ओके। और इस वीडियो को देखते हुए कभी भी आपको लगे कि वीडियो अच्छा है, आपके लिए वैल्यूएबल है, आपके नॉलेज में वर्थ ऐड कर रहा है, तो ज़रूर उसे लाइक करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम में वीडियो नहीं आ पाएगा और यूट्यूब इसे सजेस्ट नहीं करेगा। और इस पूरे वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि ये लोगों तक पहुंचे, लोग जान सके कि आंसर राइटिंग अप्रोच कैसा होता है स्कोर करने के लिए। अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और आप बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो आप किसी दूसरे इंसान के लिए जो आप हेल्प मददगार बन सकते थे, वो आप नहीं बन पाओगे। ओके। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। चैप्टर 14, क्वेश्चन नंबर 13। एन इंडस्ट्री करेंटली हैज 100 फर्म्स, यानी कि पूरी इंडस्ट्री में कुल मिला के 100 फर्म्स है। हर फर्म का फिक्स्ड कॉस्ट 16 है और एवरेज कॉस्ट का डिटेल यहाँ दिया हुआ है। एक क्वांटिटी बनाओगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 1 होगा, 2 बनाओगे तो 2 होगा, 3 बनाओगे तो 3 होगा। इस तरह से हर एक क्वांटिटी के लिए एक फर्म का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना हो सकता है, यहाँ पे ये दे रखा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूट मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। तो तुरंत एक टेबल बना लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने सीख रखा है। तुरंत टेबल बना लो, क्योंकि टेबल बनाने से काफ़ी आसान हो जाता है और काफ़ी कंप्रीहेंड मैनर में हम चीज़ों को समझ पाते हैं। इधर मैं लिख दूंगा क्वांटिटी, इधर मैं लिख दूंगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इधर मैं लिख दूंगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इधर मैं लिख दूंगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इधर लिख दूंगा मैं टोटल कॉस्ट, इधर लिख दूंगा मार्जिनल कॉस्ट। चलिए, ये होगी क्वांटिटी। एबीसी दिया हुआ है, यहाँ टीबीसी कर लेंगे, एएफसी यहाँ कर लेंगे, यहाँ पे टीसी कर लेंगे, यानी एवरेज टोटल, एटीसी कर लेंगे, एवरेज टोटल कॉस्ट। और और क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट। हम यहाँ पहले टोटल कॉस्ट कर लेते हैं, फिर एवरेज टोटल कॉस्ट कर देंगे, एवरेज टोटल कॉस्ट। और एक और पार्टीशन बना के मार्जिनल कॉस्ट। सारा डिटेल हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब क्वांटिटी क्या है, 1 2 3 4 5 6। एबीसी क्या है, 1 2 3 4 5 6। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, तो देखिए एबीसी का फॉर्मूला होता है टीवीसी बाई क्यू। तो टीवीसी का फॉर्मूला होगा एबीसी मल्टीप्लाइड बाई क्यू। यानी कि टीवीसी अगर निकालना है तो इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखिए, तो 1 1 ज़ार 1, 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9, 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25, 6 6 ज़ार 36। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के लिए आप फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करो। फिक्स्ड कॉस्ट आपका 16 है, तो 16 को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, यानी पहले वाले के लिए 16, दूसरे वाले के लिए 8, तीसरे वाले के लिए 16 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 5.33, फिर 16 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 4, फिर 16 डिवाइडेड बाई 5 यानी 3.2, फिर 16 डिवाइडेड बाई 6 यानी 2.66। ये हो गया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट करेंगे। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट।
तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट है 16, तो 16 को इनमें प्लस कर देंगे। 16 एक 17, 16 4 20, 16 9 25, 16 16 32, 16 और 25 यानी कि 41, 16 और 36 36 और 16। अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको दिक्कत नहीं हो रही है। 16 या 16 16 36 या 36, ओके। तो 36 यानी 36 और 16 यानी 16, इनको आपस में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 12 एक 52, 52 52 हो गया। अब एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगा? उसके लिए टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, यानी कि इस कॉलम को इस कॉलम से डिवाइड कर देंगे। तो 17/1 is 17, 20/2 is 10, 25/3 is 8.33, 32/4 is 8, 41/5 is 8.2 एंड 52/6 is 8.66। तो आप देख सकते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट पहले रिड्यूस हो रहा है, फिर मैक्सिमम, फिर बढ़ रहा है, यानी कि पहले फॉल कर रहा है फिर बढ़ रहा है। ओके, 8 के बाद वो बढ़ना शुरू कर रहा है। ओके, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? तो टोटल कॉस्ट में एक को दूसरे वाले से माइनस करेंगे, एक को दूसरे वाले से माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट में, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। ओके, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट ही वही है। तो 17 से 20 गया तो हो गया 3, फिर 20 से 25 हो गया 5, 25 से 32 हो गया 7, 41 से 32 हो गया 9, और 52 से 41 हो गया 11। ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। पहली यूनिट के लिए मार्जिनल कॉस्ट नहीं होगा, ओके, इसलिए मैं नहीं लिख रहा। तो हमने एमसी और एटीसी निकाल लिया। दूसरा सवाल है, द प्राइस इज करेंटली एट $10, प्राइस $10 है, व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी सप्लाइड? तो देखिए, टोटल क्वांटिटी सप्लाइड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट पे वही होता है जहां पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट सेम होता है। अब चूंकि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सब सेम होते हैं, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ प्राइस इक्वल टू एमसी। प्राइस बोल रखा है $10, यानी हमें देखना है कि एमसी $10 या $10 से नियरेस्ट सबसे कम, या तो $10 या तो $10 से सबसे नजदीक में कम कौन सा वैल्यू है वो देखना है। तो मार्जिनल कॉस्ट अगर आप देखोगे तो ये 9 और 11 $10 से सबसे नियरेस्ट है और कम है 9, यानी कि 9 यूनिट के लिए जो 9 एमसी के लिए जो यूनिट है, यानी फिफ्थ यूनिट, 5 यूनिट प्रोडक्शन होगा, यानी क्वांटिटी कितना होगा 5। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के लिए 5 यूनिट प्रोडक्शन होगा एक फर्म से, यानी कि वन फर्म विल प्रोड्यूस 5 यूनिट्स। 5 क्यों बना रहा है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एमसी इक्वल टू प्राइस होना चाहिए। ओके, एमसी इक्वल टू प्राइस होना चाहिए, प्राइस है 10, तो एमसी बराबर 10 होना चाहिए। तो हम पहले यहाँ 10 देखेंगे कि एमसी में कहीं 10 है कि नहीं। 10 नहीं था, तो 10 से सबसे नजदीक कौन, तो एक 9 है और एक 11 है। दोनों में कौन सा सेलेक्ट करेंगे, जो 10 से कम, यानी कि कॉस्ट हमेशा रेवेन्यू से कम होना चाहिए, राइट। कॉस्ट अगर रेवेन्यू से ज्यादा हो जाएगा तब तो लॉस हो जाएगा, तो इसलिए 9 हमने सिलेक्ट किया, और 9 के आगे इसमें क्वांटिटी था 5, यानी 5 क्वांटिटी बनाएंगे तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो एक फर्म अगर 5 बनाएगी तो पूरी इंडस्ट्री कितनी बनाएगी? इंडस्ट्री में कुल मिला के 100 फर्म्स है, हर फर्म 5 यूनिट बना रही है, यानी कि इंडस्ट्री में 500 यूनिट्स ऑफ क्वांटिटी तैयार होगी। ओके, क्वेश्चन यही था, क्वांटिटी सप्लाइड इन द मार्केट, तो 500 हो गई, ठीक है 500। अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है कि इन द लॉन्ग रन, मतलब अगर ये मार्केट लॉन्ग रन में जाएगा तो इसका प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ओके, विल द क्वांटिटी डिमांडेड राइज और फॉल, विल द क्वांटिटी सप्लाइड बाय ईच फर्म राइज और फॉल। तो प्राइस बढ़ेगा या कमेगा ये बताना है, क्वांटिटी बढ़ेगा या कमेगा ये बताना है, और हर फर्म जो क्वांटिटी सप्लाई करता है वो बढ़ेगा या घटेगा ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, लॉन्ग रन का कंडीशन क्या होता है? लॉन्ग रन का जो कंडीशन होता है वहां पे प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ये होता है, यानी कि अगर मैं डायग्राम से दिखाऊं आपको, तो ये प्राइस है, एवरेज कॉस्ट ऊपर की तरफ होता है, मार्जिनल कॉस्ट यहाँ होता है, यानी कि इस पॉइंट पे प्राइस, एसी एमसी सब बराबर है, यानी कि प्रॉफिट जीरो होता है लॉन्ग रन पे, प्रॉफिट जीरो होता है, क्योंकि ये अगर आपका ए आर है और ये अगर आपका क्वांटिटी है, सो दिस इज योर टोटल रेवेन्यू। अगेन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप ये क्वांटिटी बना रहे हो तो ये आपका एसी है, तो ये आपका टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, हेंस प्रॉफिट इक्वल टू जीरो, हेंस प्रॉफिट इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये हमारा क्वांटिटी होता है।
यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट, हमारा जो एवरेज टोटल कॉस्ट है उसका जो मिनिमम पॉइंट है वहां से, एवरेज टोटल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है वहां से एमसी कट करता है, प्राइस कट करता है। तो हमारा एटीसी मिनिमम कहाँ है? देखो एटीसी मिनिमम यानी कि 8, 17, 10, 8.33, फिर 8, फिर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये जो सबसे मिनिमम पॉइंट है ये 8 नंबर का पॉइंट है। यानी 8 नंबर जो पॉइंट है वो चौथे क्वांटिटी के लिए, यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये बराबर 4 है जहाँ पे ये मिनिमम हो रहा है। ठीक है, जहाँ ये मिनिमम हो रहा है ये वाला पॉइंट, ये बराबर 4 यूनिट्स है, क्वांटिटी इज एट 4 यूनिट्स। इस पॉइंट पे जो प्राइस है, इस पॉइंट पे जो प्राइस, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है हमें, फोर्थ यूनिट के लिए जो प्राइस होगा वो क्या होगा? ओके, फोर्थ यूनिट के लिए एटीसी है 8, यानी कॉस्ट है 8। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आइडियल सिचुएशन है, ये आइडियल सिचुएशन है, ये जो होना चाहिए। पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एट क्वांटिटी इज इक्वल टू 4 योर टोटल कॉस्ट इज 8। पर चूंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है, प्राइस इज ऑलवेज 10। ये परफेक्ट कंपटीशन है, प्राइस तो नहीं चेंज कर सकता, प्राइस हमेशा 10 होगा। यानी कि आइडियल सिचुएशन ये रेड कलर से, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है वहां पे ये जो प्राइस लाइन है वो यहाँ पे है 10 पे, ये 8 पे, ये 10 पे। यानी आप देख सकते हैं प्राइस लाइन और एवरेज कॉस्ट में प्राइस एवरेज कॉस्ट से बड़ा है, प्राइस क्या है? एवरेज कॉस्ट से बड़ा है। तो अगर प्राइस ज्यादा हुआ एवरेज कॉस्ट से, यानी कि हर पर यूनिट क्वांटिटी पे आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। सोच के देखो ना, आपका रेवेन्यू कितना है? अगर आप 4 यूनिट बनाओगे तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 10 × 4, 10 रुपए प्राइस है, 4 क्वांटिटी बना रहे हो यानी 40 रुपए आपका रेवेन्यू होगा एक फर्म का। और कॉस्ट कितना होगा? टोटल कॉस्ट कितना होना है? एवरेज कॉस्ट इंटू क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट है 8, क्वांटिटी है 4। 8 क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वांटिटी के लिए एवरेज कॉस्ट 8 है विच इज द मिनिमम। तो ये हो जाएगा 32, यानी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स प्रॉफिट इज ग्रेटर देन जीरो। जब प्रॉफिट ग्रेटर देन जीरो होगा तो फर्म्स विल कीप ऑन एंट्रिंग, फर्म्स विल कीप ऑन एंट्रिंग, यानी कि इस इंडस्ट्री में और भी ज्यादा फर्म्स आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये इंडस्ट्री बहुत प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। तो मान लीजिए पहले डाबर और नेस्ले इस इंडस्ट्री में थे, प्रॉफिटेबल थे, तो पतंजलि ने सोचा कि चलो मैं भी आ जाता हूँ, मैं भी प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। तो पतंजलि नाम का एक कंपनी भी ऐड हो गई। ठीक है, तो फर्म्स इसमें आते रहेंगे। फर्म्स इसमें कब तक आएंगे? अब जरा सोच के देखिए, फर्म्स इसमें कब तक आएंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब फर्म्स आते हैं, ये हो गया क्वांटिटी सप्लाइड, ये हो गया क्वांटिटी डिमांड, ये परफेक्ट कंपटीशन का फ्री हैंड फोर्स के दौरान प्राइस है। मैं यहाँ दिखाता हूँ, अगर आप नॉर्मल सप्लाई डिमांड पढ़ो, दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड। परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्केट प्राइस है, यानी कि जो मार्केट जिस प्राइस को डिटरमाइन करता है वो है ये प्राइस। अब नए फर्म्स अगर आ जाएंगे, न्यू फर्म्स अगर आ जाएंगे, तो आउटपुट बढ़ेगा, यानी सप्लाई कर्व S1 से S2 पे शिफ्ट करेगा। तो जो मार्केट प्राइस है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट? मार्केट प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा। और जब मार्केट प्राइस नीचे आएगा, यानी कि ये जो P है, ये P मूव करेगा नीचे की तरफ, इट विल मूव डाउन। ये कब तक मूव करेगा? जब तक ये यहाँ पे ना आ जाए, जब तक ये मिनिमम पॉइंट पे ना आ जाए। इससे और फर्दर नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये इससे और नीचे जाता है तो आप देख सकते हो इसका कॉस्ट ज्यादा हो गया, रेवेन्यू कम गया। कॉस्ट ही ज्यादा हो गया, रेवेन्यू उल्टा कम गया, यानी लॉस में चले जाएंगे। तो और नीचे आके मिनिमम यहाँ तक जाएगा। ओके, प्राइस फॉल करेगा और वो एटीसी के बराबर हो जाएगा। ओके, जब वो एटीसी के बराबर हो जाएगा, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सप्लाई आगे बढ़ गई। ओके, क्वांटिटी सप्लाई आगे बढ़ गई, और जो डिमांड है, पब्लिक का जो डिमांड है वो भी आगे की तरफ जाएगा, पब्लिक का डिमांड भी आगे की तरफ जाएगा। ये भी हो सकता है। ओके, तो न्यू फर्म्स इसमें एंटर होते रहेंगे, न्यू फर्म्स विल कीप ऑन एंटरिंग, बट कब तक? जब तक प्राइस जो है वो बराबर 8 ना हो जाए, प्राइस जब बराबर 8 ना हो जाए, यानी कि यहाँ पे ना आ जाए। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एज दिस मार्केट transition is to the long run, will the price rise or fall? So price will fall. Will the quantity demand rise or fall? अब सोच के देखिए, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा या कमेगा? जाहिर सी बात है क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स विल इंक्रीज, क्योंकि अगर प्राइस फॉल हो रहा है, अगर किसी चीज का प्राइस फॉल हो रहा है बाय लॉ ऑफ डिमांड, बाय लॉ ऑफ डिमांड अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो क्वांटिटी शुड राइज, राइट? क्वांटिटी डिमांड शुड राइज, तो क्वांटिटी डिमांड विल राइज। विल द क्वांटिटी सप्लाइड बाय ईच फर्म राइज और फॉल? तो आप सोच के देखो, पहले शॉर्ट रन पे कितना क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे? 5 यूनिट्स। एक फर्म पहले 5 यूनिट सप्लाई कर रही थी।
लॉन्ग रन पे कितना सप्लाई करेगी, कहा गया 4 यूनिट्स। तो एक फर्म का भी क्वांटिटी सप्लाइड इज फॉलिंग, एक पर्टिकुलर फर्म का भी क्वांटिटी सप्लाई इज फॉलिंग, सो इट इज फॉलिंग। ग्राफ द लॉन्ग रन सप्लाई कर फॉर दिस मार्केट। हाँ, तो लॉन्ग रन सप्लाई का यहाँ बनाया ना हमने, ये वाला, दिस इज लॉन्ग रन सप्लाई का। ओके, सो कैसा लगा ये सवाल? ये सवाल पिछला वीडियो में मैं सोचा था मैं इसको डाल दूंगा, पर वीडियो काफी बड़ा हो जाता, ऑलरेडी शायद वो 40 मिनट्स का वीडियो हुआ है, मैं उसको करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर सवाल को अलग से रखा। ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल मुझे लग रहा है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, और आई होप, मुझे ये उम्मीद है आप लोगों से कि ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत हुई, कोई जगह कंफ्यूजन है, तो डाउट में जरूर कमेंट में जरूर डाउट पूछें, और बने रहे रोड टू सक्सेस के साथ। अगला वीडियो पार्ट 1 चैप्टर 15 का आएगा। चैप्टर 15 शायद मोनोपॉली है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज चैप्टर 15 की वीडियोस भी देखिएगा, पार्ट 1। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।